दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे आर ओ का 2014 का PYQ। ठीक है। तो इससे पहले का जो PYQ है उसका जो है वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आर ओ PYQ नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो इसमें प्राचीन भारत का है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें है जो कि रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको PYQ कहीं से लगाइए, जरूर नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए आप। कहीं से भी बुक से या कहीं आपको मिले वीडियो से, कहीं से जो आपको अच्छा लगे जहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हैं। देख के जरूर जाइए क्योंकि उसमें फंसता है और रिपीट करता है। कहते हैं लोग कि नहीं करता है। थीम तो रिपीट करती है, डट्टू वही क्वेश्चन रहे वो कोई ज़रूरी नहीं है। थीम रिपीट करती है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, तो सब जानते हैं सेक्शन वाइज है इसका। प्राचीन भारत का भी देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता। तो लिखा है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। तो किससे संबंधित है ये? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। सी आंसर इसका सही है। तो ब्राह्मण क्या होते हैं? तो ब्राह्मण जो होते हैं, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के मंत्रों और उपनिषदों के अलावा एक अलग श्रेणी है इसकी। ठीक है। कौन सी श्रेणी है? तो श्रेणी के ये वैदिक साहित्य को दर्शाते हैं। वे जो हैं वेदों में मंत्रों और भजनों के उपयोग के नियमों को, ठीक है, उनकी उत्पत्ति और अर्थ और पुरानी जो किंवदंतियां हैं की विस्तृत व्याख्या देते हैं ये लोग। कुल मिला के यही है कि वहाँ वैदिक साहित्य में जो वेद या वेदों में जो मंत्र होते हैं, भजन होते हैं, उनका कैसे उपयोग करना है, कैसे उनका नियम है। ठीक है। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका अर्थ कैसा है। ठीक है। अर्थ क्या है उनका, तो ये सब चीज़ें बताते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है। ये है। और एतरे और कौशिकी जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण है। ठीक है। शतपथ एवं तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है यजुर्वेद के हैं। और तथा पंचविश या तांड्य ब्राह्मण जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ग्राम ये कभी मैच करा सकता है। तो ठीक है, तो इसको एक नोट बना के जो ब्राह्मण जैसा है जिसका जिसका उसके सामने आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहले का सी आंसर सही है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये समझ में आया होगा आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नयनार कौन थे? तो वैष्णव धर्मानुयायी थे, शैव धर्मानुयायी थे, शाक्त थे, या सूर्योपासक थे? कौन थे ये? तो ये शैव थे। ठीक है। अलवार थे जो, अलवार जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और जो नयनार थे ये जो थे शैव के अनुयायी थे। दक्षिण दक्षिण भारत में शैव अनुयायी थे। ठीक है। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में विष्णु के उपासक को अलवार कहा गया और भगवान शिव के उपासक को नयनार कहा गया। नयनारों की संख्या 63 मानी गई और अलवारों की संख्या 12 मानी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो वल्लभी कहाँ था? तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो कहाँ था वल्लभी? तो वल्लभी जो था गुजरात में था। डी आंसर सही है। ठीक है। तो वल्लभी प्राचीन भारत का नगर था जहाँ मैत्रक वंश की राजधानी थी। ठीक है। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र जो आज का गुजरात है, गुजरात राज्य में भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर खंभाती खाड़ी के मुहाने पर स्थित था ये। ठीक है। और 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी उसकी स्थापना। तो कोई पूछता है सेनापति जो भट्टारक था वो किस वंश का राजा था? तो मैत्रक वंश का संस्थापक था ये। ठीक है। यहाँ प्रसिद्ध का महत्वपूर्ण इसकी इसकी प्रसिद्धि का जो महत्वपूर्ण कारण था, महत्वपूर्ण जो कारण था वो वल्लभी विश्वविद्यालय था जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। यह बौद्ध धर्म का हीनयान शाखा का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हीनयान था, याद रखिएगा। वल्लभी जो था हीनयान था, महायान नहीं था। जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो हीनयान वाले जो थे उनको क्या मानते थे? उनको एक महान पुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। तो हीनयान वाले का था। ठीक है। तो डी आंसर से गुजरात में था। अगला है हीनयान। हीनयान अवस्था या विशालतम एक एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो हीनयान अवस्था का जो सबसे विशाल शैलकृत चैत्य कहाँ पे स्थित है? तो पीतल खोरा में है, जुन्नार में है, कारले में है, बिरडसा में है। तो कहाँ पे अवस्थित है ये? तो कारले में है। सी आंसर से कारले। कारले जो है लोनावला जो है, लोनावला महाराष्ट्र में स्थित है, वहीं पे है ये कारले की गुफाएं। तो हिनायन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल चैत्यगृह कारले जो है लोनावला महाराष्ट्र में स्थित है। और भाजा जो है, भाजा, कोंडाने, पीतल खोरा, अजंता, बेडसा नासिक में है। ठीक है। सबका जो है हीनयान धर्म से ही संबंधित है सभी। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा है ये। अगला है मौर्य
मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सप्तपर्णी गुफा है स्थित है कहाँ पे, तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, सांची में है, नालंदा में है, राजगृह में है, या पावापुरी में है, तो कहाँ पे है ये, तो ये राजगृह में, सी आंसर सही है इसका, राजगृह में है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के बिहार स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व, यीशु के जन्म से 483 साल पहले, ठीक है, संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप पूछता है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति थी उसके महाअध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष महाकश्यप थे, ठीक है। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। तो इसका सी आंसर सही है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा था, एक बार मिलान में पूछा था इसको, द्वार समुद्र की कहाँ की राजधानी, तो मिलवाया था उसको, कूट बताना था हमको। तो द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है, तो गंग वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश या कदम वंश, तो ये होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्र, सी आंसर सही, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है ये होयसल, सॉरी द्वार समुद्र कर्नाटक में है, और वहीं के राजा थे होयसल वंश, होयसल वंशी राजा वहीं राज करते थे। तो होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो वर्तमान में हलेबीड है, हलेबीड नाम है उसका, जो कर्नाटक के हसन जिले में है। जबकि जो बनवासी है, बनवासी कदम की राजधानी थी, बनवासी पूछे राजधानी तो कदम्बों की थी, ठीक है। वह तलकाड़ जो है या कुआलाल जो है वर्तमान नगर के कोलार गंगा जो है, कोलार गंगों की राजधानी थी, ठीक है। तो तलकाड़ या कुआलाल ये जो है गंगों की राजधानी थी, जो गंग वंश के राजा थे इनकी राजधानी थी, ठीक है। काकतीय वंश की जो संस्थापक रुद्र प्रथम था, जिसमें जो नागालैंड नहीं, नालगोंडा हैदराबाद में राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी वारंगल थी। तो सभी जानते हैं काकतीय वंश की जो राजधानी थी ये वारंगल थी, वारंगल। बनवासी थी होयसल द्वार समुद्र, ठीक है। गंगों की कहाँ थी, तो गंगों की थी कुवलाल थी, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में बताना है। तो सातवां है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता, तो किसके नाम से जानी जाती है, इसकी रचना कौन किए थे, तो वेद व्यास किए थे। तो महाभारत को किस नाम जाना जाता है, तो महाभारत को जय संहिता नाम से जाना जाता है, डी आंसर सत्य इसका। तो महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें 8800 श्लोक थे, इनका नाम जय संहिता था। बाद में 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यह 18 पर्वों में विभक्त है। तो कोई पूछता है 18 पर्वों में बताना है, 18 पर्वों में विभक्त है, पूछता है कि महाभारत जो है कितने पर्वों में विभक्त है, तो 18 पर्वों में विभक्त है, ठीक है। तो याद रखिएगा डी आंसर सही है इसका, जय संहिता। 8वां है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो हूणों को हराया था ये स्कंद गुप्त, ये किस अभिलेख में पता चलता है, तो ऑप्शन दिया कि भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मदसौर अभिलेख और उदयगिरी अभिलेख। तो भीतरी में पता चलता है, ये आंसर सही है। जो भीतरी अभिलेख है कहाँ पे है बताइए, तो भीतरी गाजीपुर में है, गाजीपुर जिला, वीरों की धरती गाजीपुर। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग एवं हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था, जिससे हूणों को स्कंद गुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया, ठीक है। तो याद रखिएगा भीतरी का अभिलेख जो है गाजीपुर सैदपुर तहसील के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में है, ठीक है। इसमें स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था, इसी पे लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पूछ लेता है या प्रियदर्शिका पूछ लेगा, हर्ष ऋषि पूछ लेगा या नागानंद पूछ लेगा, एक का पूछ लेता है इसमें, ठीक है। तो कौन सा हर्ष ने रचना की थी, तो प्रियदर्शिका की थी, नागानंद का की थी, हर्षचरित का की थी, किसका की थी,
तो प्रियदर्शक की थी नागानंद और रत्नावली की। 1 2 4 हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, तो 1 2 4 इसका आंसर सही है, बी आंसर सही है। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 नाटकों के रचयिता था। ठीक है, हर्ष हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है, याद रखिएगा इसको। तो बी आंसर सही था इसका। अगला है, इनमें से शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी? तो इस तरह से क्वेश्चन एक आध पूछता है यूपी आर ओ में, पदवी पदवी पे पूछता है। तो किसने शाहजहां, अरे, इनमें से किसने किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा शिकोह को, शाह सूजा को, औरंगजेब को, या मुराद को? तो किसको दिया था? तो दारा शिकोह को दिया था, ये आंसर सही है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल कहा था। ठीक है, तो शाहजहां ने दारा शिकोह को ये बात बोली थी। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद द्वारा दारा शिकोह द्वारा कराया गया, जिसे सिर ए अकबर कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर ए अकबर, कई बार पूछ चुका है इसको, सिर ए अकबर नाम से किया गया। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ था। दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता, उदारता के लिए लेनपूल ने उन्हें लघु अकबर की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, लेनपूल एक इतिहासकार थे, उन्होंने लघु अकबर की संज्ञा दी थी उनको। 11वां है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में आया था? तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो जो लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़े होंगे, बढ़िया से तैयारी किए होंगे, उनको अगर याद नहीं है फिर भी वो दिमाग दौड़ा के अपना कर देंगे इसमें, क्योंकि 1919 में ये आया था रॉलेट एक्ट। और 1919 में एक भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन कह रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1919 का, जिसको हम मेंटेग्यू चैम्सफोर्ड कहते थे। मेंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते थे, तो वही चैम्सफोर्ड वही है ये। तो चैम्सफोर्ड उस समय वायरस था, उन्हें वायसराय था, वायरस कह रहे हैं, वायसराय था ये। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 में के मध्य भारत में वायसराय रहे। इसके कार्यकाल में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस सन को प्रभावित हुआ? तो सन ही पूछ लिया है। तो बताइए, 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, अगस्त 14 1947। तो ये जो है प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित कर दिया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। ठीक है, ये पूरी बात है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना उसके लिए राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1899 में, 1901 में, 1903 में, या 1905 में? तो बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन जो चला था, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन जो चला था, उसी समय जो था 1905 में जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और कपड़ों को, ब्रिटिश सामानों को एकदम जलाया गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो डी आंसर सही है 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को बंगाल के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1905 है इसका। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, और लॉर्ड बेलेजली द्वारा। तो लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो और उसकी नीति अपनाई थी, बी आंसर सही है। तो तत्कालिक भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और यह अधिनियम मुख्यतः उद्देश्य था इसका फूट डालो और राज करो की नीति पे। ठीक है, तो मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया इसमें। ठीक है, स्वयं वायसराय मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ये खुद ही बोला था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो पहला सैन फ्रांसिस्को था, न्यूयॉर्क था, मद्रास था, कलकत्ता था। तो इसका जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था, ए आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। तो 1913 में गदर पार्टी, नवंबर में 1913 में सोहन सिंह बखाना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिकन नामक संस्था की स्थापना की थी। संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था, इसी संस्था का नाम इसी अखबार पे पड़ गया बाद में, और इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है, 1916 में
निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो उग्र राष्ट्र मतलब उग्र राष्ट्रवाद मतलब कि जो गरम दल के नेता थे, कौन नहीं है इसमें? तो गोपाल कृष्ण गोखले तो थे कि नहीं थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ए आंसर सही है। ठीक है। तो 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी दलों का भी आविर्भाव हुआ या उदय हुआ। ठीक है। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, तो चार लोग थे मुख्यतः उस समय। तो इसमें ए आंसर सही है, यही नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे इसमें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था? द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था दादा भाई नौरोजी को। सी आंसर सही है इनका। तो इन्होंने ही धन बहिर्गमन के सिद्धांत का इसको प्रमुख जो है प्रतिपादक कहा जाता है इनको। उन्होंने अपने लेखों में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876 तथा ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को उजागर किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था इसमें? तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो राजेंद्र प्रसाद थे, आंसर सही है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक। तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध तरीके से अस्थायी सदस्य बनाया गया। 19वां है कि स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा, स्वतंत्रता के बाद जो तिरंगा को अपनाया गया था, पहली बार कब लहराया गया था उसको? तो 31 दिसंबर 2028, 31 दिसंबर 2029, 31 दिसंबर 1930 और 31 दिसंबर 1931। तो 1929 में दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर का अधिवेशन जब हुआ था, उसी लाहौर के अधिवेशन में जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और 31 दिसंबर 1919 के मध्य रात्रि का घंटा बजा। कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नव जो गृहित तिरंगा था, उसके झंडे को उन्होंने लहरा दिया वहां पे। ठीक है, ये बात है। तो 1929 है, याद रखिए, दिसंबर 1929। अगला है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या उत्तर प्रदेश है? तो आंध्र प्रदेश के नालकोंडा जिले में शुरू हुआ था, ए आंसर सही है। तो 1951 में 51 में आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में पहुंचे थे, जहां भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने हेतु विनोबा भावे ने 1951 में भूमिदान ग्राम ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत की। वर्तमान में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की, जिसका भूमिहीन निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गरिमामय जीवन को जी सके। ठीक है। तो 1951 से 1957 तक विनोबा भावे ने पूरे देश में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त की और उसके उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। काफी इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने, इतना काम तो आज कोई कर ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक संरचना और अपवाह तंत्र पे मानव भूगोल है, तो इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि शुष्कता दशा संदर्भित है। तो शुष्कता जो दशा है वो संदर्भित किससे है? निम्न ताप से है, निम्न आर्द्रता से है, उच्च वाष्पन से है और अति उच्च ताप से है। तो शुष्कता किससे दर्शाती है? तो निम्न आर्द्रता जब होती है हवा में, आर्द्रता ना के बराबर होती है जब हवा में, तो उस समय शुष्क होती है हवा। ठीक है। जैसे ठंडी के दिनों में जब हवा गर्म नहीं होती तो उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, तो हवा शुष्क हो जाती है। तो ठंडी तो रहती है मगर आपका होंठ फटने लगता है, एड़ी फटती है। ठीक है। तो होंठ फटने का सबसे बड़ा कारण है कि हवा शुष्क रहती है और आपके शरीर का जो पानी उसको मिलता है, होंठ पे पानी लगा रहता है, उसको पूरा हवा जो है उसको सक कर लेती है, क्योंकि आर्द्रता उसमें बहुत कम रहती है, तो इस वजह से होता है, शुष्क हो जाता है जो हवा। तो क्या होता है, शुष्क त्वचा बनने लगती है आपकी। ठीक है, याद रखिएगा। तो निम्न आर्द्रता के कारण शुष्क होता है। अगला, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है एशिया नहीं है, दक्षिण अमेरिका नहीं है, उत्तर अमेरिका नहीं है, अफ्रीका है। ये डी से सही है। दूसरा सबसे बड़ा जो है अफ्रीका है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के जो महाद्वीप हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर से उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर से अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, तब जाके ऑस्ट्रेलिया है।
याद रखिएगा, एशिया सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद अफ्रीका है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो याद कर लीजिएगा जो लिखे थे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन बनाती है, तो गोदावरी नहीं बनाती, नर्मदा भी नहीं बनाती, ताप्ती भी नहीं बनाती, वो महानदी है। बी आंसर सही है, महानदी। वहाँ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलकर पूर्व में दक्षिण की ओर बहती हुई कटक में उड़ीसा के निकट ये डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई जो है इतना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं इसको, उड़ीसा का शोक भी कहते हैं इसको, महानदी को। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो बेतवा नदी जो है यमुना से मिलती है। ठीक है, बी आंसर सही है, यमुना से मिलती है, हमीरपुर में, यूपी के हमीरपुर में मिलती है। याद रखिए कि बेतवा मध्य प्रदेश से निकलती है, रायसेन जिले से, विंध्य पर्वत से, और वहां जाके मिलती है। ठीक है, यमुना मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियों में कौन कौन से है, तो केन है, चंबल है, टोंस है, सिंध है, बीना है, जमनी है, धसान है, बेतवा है। ठीक है, धसान याद रखिए, धसान पूछा है। अगला है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो गिन लीजिए। तो यहाँ से शुरू करिए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद है उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। ठीक है, और यहाँ पे पंडुचेरी। तो कितना राज्य पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य हैं। ठीक है, गिन लीजिए। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पांडिचेरी आ जाता, 10 हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिए 9 है, सी आंसर सही है इसका। तो इस तरीके से मैप पे याद रहेगा तो तुरंत काम हो जाएगा आपका। पश्चिम भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा जो है गुजरात की, याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा है। तो गुजरात की, इसका भी क्वेश्चन पूछा है, सबसे बड़ी सीमा किसकी है, गुजरात की है। अगला 26 नंबर की, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो लाल नहीं है, जल काली नहीं है, ये नहीं है। सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जलोढ़ का ही है। फर्स्ट पे यही है, सेकंड पे ये है, याद रखिएगा। तो जलोढ़ का विस्तार सर्वाधिक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेप से होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है। तो ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चना के खेत में, धान के खेत में, या गेहूं के खेत में। तो ओरोबैकी कहाँ पाया जाता है भाई, तो तंबाकू खेत में पाया जाता है, ए आंसर इसका सही है। ओरोबैकी जो है तंबाकू के खेत में खरपतवार पाया जाता है। तो वैज्ञानिक भाषा में ओरोबैकी या हिंदी में आज्ञा कहते हैं इसको। ठीक है, यह परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा चना, सरसों, टमाटर, जीरे की फसल को भी खराब कर देता है ये। अगला, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन उड़द के दाल में, अरहर के दाल में, मटर में, सोयाबीन में। तो सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, 38 से 40% जो है सोयाबीन का महत्वपूर्ण प्रोटीन सोर्स है ये, जिसमें 38% प्रोटीन पाया जाता है, 38 से 40%। 22% वसा पाया जाता है, 31% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो सोयाबीन एमिनो अम्ल की प्रचुरता पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। ठीक है, तो सोयाबीन और डी आंसर सकते हैं इसका। अगला है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी है। तो बीज दर पूछा है कि कितना किलोमीटर, कितने हेक्टेयर में बोएंगे तो बढ़िया पैदावार होगी। तो बासमती के लिए पूछ रहा है, तो 15 से 20 किलो अगर बोते हैं पर हेक्टेयर तो बढ़िया पैदावार होती है, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता मगर ठीक है। अगला है, तो इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ा ही रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स आप देखना चाहते हैं तो इंडियन इकोनॉमी नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर मुद्रा बैंकिंग मैंने पढ़ा दिया तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। इकोनॉमिक्स में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं गलत होगा आपका, अगर सही से पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से नहीं गलत होगा आपका। अगला है, देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना। देश में अगर मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, मतलब मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, मतलब मुद्रा जो है सस्ता हो गया, भारतीय रुपया जो है सस्ता हो गया, तो मतलब कि डॉलर में, $1 में ज़्यादा पैसा मिलेगा हमको, ज़्यादा रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा जब डॉलर में रुपया मिलेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, निर्यात बढ़ जाएगा। तो देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देश में आयात निर्यात का घटना, देश में निर्यात का बढ़ना, आयात का घटना, इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, निर्यात बढ़ जाएगा, आयात कम हो जाएगा। ठीक है, अगर व्याख्या पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, यही बात है।
अगर देश में अगर चाइना का निर्यात क्यों बढ़ गया, क्योंकि अपने जो मुद्रा है रेनबिन, उसको उसने, ये युआन कहते हैं उसको, उसने उसका डिवैल्यूएशन करता चला गया, अवमूल्यन करता चला गया, जिससे कि व्यापार उसका बढ़ता चला गया। तो जानबूझकर भी कभी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ह्यूमस उदाहरण है, तो ह्यूमस उदाहरण किसका है? मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट्स का, जैविक कोलाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो कभी कभी पूछ लेता है तो आदमी उनका गोला हो जाता है, तो समझ ही नहीं पाता क्या पूछा है ये। तो ह्यूमस जो है जैविक कोलाइड का, ठीक है, किसी भी मृदा में पाए जाने वाले जो सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतुओं के अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक और जीवाणु आदि करते हैं इसका। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलायची के उत्पादन में पहचान नहीं रखता है? तो इलायची के उत्पादन में कौन पहचान नहीं रखता? तो केरल रखता है, कर्नाटक भी रखता है, तमिलनाडु भी रखता है, उड़ीसा नहीं रखता। डी आंसर सही है। तो उड़ीसा जो है ये जूट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी इलायची के लिए तीनों हैं। अगला, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मुंबई की जो मीठी नदी है उसका जो झील है उसका क्या नाम है? तुलसी झील है, बिहार झील है, पोवई झील है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो किस झील से वो निकलती है? तो बिहार झील से निकलती है। ठीक है, बी आंसर सही है, बिहार झील से। तो मीठी नदी का जो उद्गम है मुंबई के गोरेगांव पूर्वी क्षेत्र के कॉलोनी में स्थित है। ठीक है, केआर कॉलोनी में स्थित है। प्रारंभ में मीठी नदी बिहार झील से पानी प्राप्त करती थी और 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसने पवई झील का पानी भी मिल जाता था। यह नदी अंत में महीम जो है माहिम क्रिक मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 18 किलोमीटर है। तो मीठी नदी बस 18 किलोमीटर की है। ठीक है, छोटी नदी है काफ़ी। अगला है खनिज और संसाधन वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा होता है? तो वर्तमान में जो है उड़ीसा राज्य है। ठीक है, उत्पादन में भी है और स्टोरेज में भी इसी के पास है। उत्पादन में भी यही है और सर्वाधिक जो है क्या कहते हैं उसको, सर्वाधिक भंडार भी इसी के पास है। कोयला उत्पादक राज्यों में उड़ीसा 23% है, छत्तीसगढ़ 19% है और मध्य प्रदेश 17%, झारखंड 16%। तो 23% आने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ को। ठीक है, इतना आसान नहीं है पाना। अगला है 35 नंबर का कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो ये उस समय करा होगा करंट अफेयर्स, इसीलिए पूछा था। तो किसके द्वारा बनाई गई? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है गेल द्वारा किया गया इसको। ठीक है, ये आंसर सही है, गेल द्वारा। अगला है कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में। तो ऐसा दिया हुआ है कि कोई मामला इसका नहीं होगा, तो कोई भी अंधा व्यक्ति भी लगा देगा। ये आंसर सही है, राजस्थान में है। तो अरावली जो गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली है ये। तो अरावली जो दिल्ली का जो है रायसेना हिल्स, रायसेना डायलॉग जो होता है, तो रायसेना हिल्स जो है ये अरावली का ही विस्तार है वहाँ दिल्ली में। तो अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान के एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका निर्माण जो प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। सबसे पुराना जो कोई अगर भारत में संरचना है तो प्री कैम्ब्रियन काल की अरावली पर्वत है। ठीक है, आज ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में वर्णित है। यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वतीय श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर है, जो माउंट आबू में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार कहाँ अधिक है? तो अफ्रीका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अमेरिका में। तो सबसे अधिक जो पर्वत हैं, पर्वत जिधर रहेंगे उधर ही तो पर्वतीय पर्णपाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विस्तार अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ जैसे हम लोग यूपी की जो जलवायु हो उस तरह की जलवायु जहाँ रहेगी उधर ही होता है। तो अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका। तो पर्णपाती वन सबसे अधिक एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 37वें का बी आंसर सही है, एशिया में ही पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, पर्वतीय, हम इसको बार बार पढ़ रहे थे,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपना पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो चल रहा है वर्तमान में, बसंत ऋतु जो आती है उसमें पत्तियां गिरना शुरू होती हैं। इन्हें पतझड़ वाले मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे सघन नहीं होते। ठीक है, अधिक लंबे या सघन नहीं होते। इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ, आम वगैरह आते हैं। ठीक है, इनकी लकड़ियां मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती हैं। अगला क्वेश्चन है जलमंडल से। तो सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो सारगैसो के बारे में हमने बताया था आपको, कई टेस्टों में करवाया है कि ये रिपीट करता है बार बार। तो सारगैसो जो समुद्र की विशिष्टता क्या है इसमें, तो अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणीय पानी है, विशिष्ट समुद्री वनस्पतियां इसमें होती हैं। तो इसमें जो है विशिष्ट समुद्री वनस्पतियां होती हैं। डी आंसर सही है। सारगैसो जो है ये सारगोस एक तरह का शैवाल है, प्लैंकटन है, ये शैवाल है, एक तरह का समुद्री शैवाल है। इसी को गोलाई में से घूमता रहता है, ये गोले में उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये घूमता रहता है। बीच में पूरी जो है सारगासो या सारगोसा उसको कहते हैं। सारगोसा जो है प्लैंकटन रहता है, वही इस बीच में तैरता रहता है। तो इसी तरह गोल गोल राउंड राउंड घूमता है। तो यहाँ से जो होती है विसुवती जाती है, विसुवती रेखा पे जो बहती है जलधारा वो जाती है इधर से दक्षिण विसुवती जलधारा चलती है। फिर यहाँ से गल्फ स्ट्रीम में जाता है, फिर यहाँ गल्फ स्ट्रीम में जाके इसमें मिलती है। फिर यहाँ कनारी की धारा जो है ये नीचे है, ऐसे कनारी धारा यहाँ पे मिलती है। फिर इस तरह से एक गोल राउंड बनता है इसमें। तो इसी में सारगोसो तो पूरा टहलता रहता है ऐसे गोल गोल। ठीक है, तो सारगैसो समुद्र एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर के 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। इस तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। ठीक है, सारगैसम, सारगोसम कह रहे थे, सारगैसम कहते हैं उसको। ठीक है, और इसके चारों तरफ पानी से घूमता रहता है। ये घास नहीं घूमती, घास तो बनी हुई है, सब इसके चारों तरफ पानी गोल गोल घूमता रहता है। इसी नाम पर से सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है, तो सारगैसम जो वहाँ पे घास है उसी के कारण इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है कई बार, याद रखिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैक्सिको किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोना का है, तांबा का है, जस्ता का है, चांदी का है। तो जब वो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैक्सिको किसका सबसे बड़ा उत्पादक था, तो चांदी का था। डी आंसर सही है। 2023 में मिनरल्स कमोडिटी समरीज में के आंकड़ों के हिसाब से मैक्सिको जो है 22.82% चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो 22.82% जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। चीन जो 13% है, इनसे दोगुना है लगभग ये। फिर पेरू है। तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन तथा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। तांबे का चिली है। चांदी का तो मैक्सिको है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। डी आंसर सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपीरियर झील में स्थित है? सुपीरियर झील में क्या है? शिकागो है, बफेलो है, डेट्राइट है और डुलूथ है। तो कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। ठीक है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। तो कुछ कनाडा में भी है, कुछ अमेरिका में भी है। तो 5 महान झीलों में से एक है इसमें। तो प्रश्न तो इसमें साथ जो डुलूथ है ये झील पर स्थित है। डी आंसर से डुलूथ है उसका नाम। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का प्रश्न काल के अनुसार तमिलनाडु था, मगर वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से केरल नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही होगा, केरल है। 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से सर्वाधिक उत्पादक जो है केरल में होता है। केरल है, फिर से कर्नाटक है, तब तमिलनाडु है। ये 2014 में तमिलनाडु था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का कि नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात में किस स्थान पे है? तो इस्पात उत्पादन में भारत किस स्थान में चला गया? तो जापान को पीछे करके कहाँ चला गया है? दूसरे पे चला गया ना शायद, तीसरे पे है। ठीक है, तो भारत दूसरे सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है दूसरे स्थान में पहुंच गया। तो इसका जो सी आंसर सही है। प्रथम पे चीन है और द्वितीय पे भारत है। जापान जो है तीसरे स्थान पे है। 2018 में ही ये भारत जो है पीछे छोड़ दिया था जापान को। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो साक्षरता दर सबसे उच्चतम किस जिले में थी?
बताना है 2011 के अनुसार। सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 80.1% था। ठीक है, मगर गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन ही नहीं है, तो उस हिसाब से इसमें जो गाजियाबाद है वो 78.1% है, और कानपुर जो है 79.7% है। तो इसका सी आंसर सही होता है, मगर आयोग ने इसको ए आंसर को माना है आयोग ने। ठीक है, तो गाजियाबाद को माना है उसने, जो कि गलत है। तो इसका स्टार लगा लीजिए, इसका मतलब स्टार क्या लगाएंगे, गाजियाबाद ही नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही है। अगला है, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कम हुआ है, पहले बढ़ा है, फिर घटा है। तो जनसंख्या घनत्व जो है लगातार बढ़ा है। ठीक है, ये आंसर सही है। भारत में जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ा है, 1911 से लेके 2021 में जनसंख्या जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक रही है, जनसंख्या घनत्व में ऋणात्मक रही है। इसके पश्चात भारत की जनसंख्या घनत्व में निरंतर वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में रही है। जनसंख्या में 57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जनसंख्या घनत्व में 57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति है। ये स्टैंडर्ड है भारत के लिए, पूरा 382 प्रति व्यक्ति है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग रहना चाहिए 382 आदमी को, मगर इतने ज़्यादा लोग रहते, 1500-1600, इस तरह से आंकड़े हैं, 1500, 1600, 1700। अगला है, इसका सी आंसर सही है, ए आंसर सही था। इसका पहले वाला कितना था, 44वां का ए आंसर सही था, निरंतर बढ़ा है ये। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धिहीन दशक कहा जाता है। तो रोजगार विहीन है, वृद्धिहीन है, रोजगार विहीन वृद्धि का दशक है, कौन सा है ये? तो 1971 से 80 है, 1991 से 2000 है, 2001 से 2010 है, 2005 से 2015 है। तो 2005 से 2015 के बीच में क्या आ जाता है, डी आंसर सही है। अगला, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो भारत में प्रभावित जनसंख्या दर की गणना की जाती है, तो कुल जनसंख्या में, बच्चों के जन्म में, और क्या है, वयस्क की जनसंख्या में, और 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। तो साक्षरता दर की गणना जो की जाती है, तो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से की जाती है। इसका डी आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा, डी आंसर सत्य है इसका। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना परसेंटेज है। तो भारत में कितना नगरीय जनसंख्या, बस इतना ही हमको बता देना है। 31.8%, 30.8%, 32.2%, 31.2%। कितना है इसमें भारत में, तो 31.2% है, डी आंसर सही है। ठीक है, तो 31.2% है, याद रखिएगा। अगला है, संविधान से क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। तो कितना है, 13 से 17 है, 14 से 18 है, 15 से 19 है, 16 से 20 है। तो 14 से 18 है इसका। ठीक है, बी आंसर सही है, 14 से 18। 14 में विधि के समक्ष समता है, 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग और स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के लिए विषय में अवसर की समानता। ठीक है, और 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत है। 49 कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से उधार लिया गया है, बताना है। तो यूएसए के संविधान से, आयरलैंड से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ संविधान से। तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ए वाला आंसर ठीक है इसका। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। तो संविधान में बाद में जोड़ा गया कौन सा है, डीपीएसपी जो है। तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में था ये पहले से ही। ठीक है, गोवध निषेध भी पहले से था। ठीक है, समान नागरिक संहिता भी पहले से था 44 में। ये मुक्त कानूनी सहायता जो है, ठीक है, मुक्त कानूनी सहायता जो, ये जो है बाद में जोड़ा गया 39 कॉम में। ठीक है, 39 कॉम में इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन द्वारा जोड़े गए जो डीपीएसपी है, उसमें सबसे पहला है
39(6) शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। तो शोषण से बच्चों और वयस्कों दोनों की सुरक्षा है। और अनुच्छेद 39(क) में समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, यही पूछा है ये वाला। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43(क) में है। ठीक है, तो ये सब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है कि किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो सरकारिया आयोग जो गठन हुआ था वो किसके लिए किया गया था वही बताना है। तो 1983 में गठन हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नहीं, केंद्रीय और विधायिका और कार्यपालिका की नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका की नहीं, केंद्र और राज्य संबंध के बीच में सरकारी आयोग गठन हुआ था। डी आंसर सही है, केंद्र और राज्य, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, कौन थे? तो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। तो उनके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य श्री बी शिवरमन, ए आर सेन ठीक थे। इस समिति ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। ठीक है, अगला कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का संबंध किसमें? 10 है, 11 है, 14 है, 15 है। तो 11 में दिया गया है, बी आंसर सही है। 11 और 12 दोनों में भी है। तो 11 में जो है प्रशासनिक और विधायी दो संबंध इसमें है। 12 में वित्त संबंध है। ठीक है, वित्तीय संबंध 12 में है। तो ये जो है 11वां, इसका आंसर सही है, बी आंसर सत्य है। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, सीजेआई जो होंगे, वही संभालेंगे। ठीक है, डी आंसर सही है। संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल लेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पे उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में बात लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। किससे है न्यायिक सक्रियता? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो जनहित याचिका संबंधित है, बी आंसर सत्य है इसका। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में दायर करने वाली जो जनहित याचिकाओं को से न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव जो है न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर ये पूछता है, न्यायमूर्ति पी एन भगवती और न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी एस देसाई ने रखी थी। ये 4 लोग हैं। पी एन भगवती को पूछा है कई बार। ठीक, न्यायिक सक्रियता यही है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के नवीन फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो पहला है, उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती। तो कह रहा कौन सा सही? तो पहला ही ठीक है इसमें। उच्च न्यायालय है एएफटी के फैसले के विरुद्ध रिट याचिका पर विचार नहीं करती है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नवीन फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध रिट याचिका उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। ठीक है, पहला ही सही है इसका। दूसरा, उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध रिट की विचार कर सकती है। उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारियों से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है। तो कुल मिला के पहला ही ठीक है इसका। ठीक है, उस समय करंट अफेयर से रहा होगा। अगला है, कह रहा है कि बजट 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों को अंश पूंजी के विदेशी निवेश मत। अब इतना याद रखें, बीमा में एफडीआई कितना है वर्तमान में? तो 74% रखा गया। ठीक है, एफडीआई को अब 74% करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% तक अलाउ है। विदेशी जो है
74% तक शेयर होल्ड कर सकते हैं किसी बीमा बीमा कंपनी में। अगला, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति किस मंत्री ने इसको दिया था? तो बीपी सिंह ने, पी चिदम्बरम ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यशवंत सिन्हा ने। तो बीपी सिंह ने दिया था, ये इसका आंसर सही है। तो भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा बीपी सिंह 1985 से 86 में किए थे। ठीक है। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन दिया है कि 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित हुई थी? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है किस समिति के सिफारिश पे स्थापित हुई थी? तो मालेगांव समिति है, गोईपोरिया समिति है, रंगरंजन समिति या बैंकिंग रिफॉर्म समिति? तो मालेगांव समिति थी, ये आंसर सही है। मालेगांव समिति की रिपोर्ट पेश हुआ था। अगला, मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जो है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो 59 है कि प्रति छाया बैंकिंग क्या है? तो शैडो बैंकिंग जो है, शैडो बैंकिंग क्या है बताना है हमको। तो शैडो बैंकिंग जो है, बैंक होते नहीं है मगर बैंक की सारी सुविधाएं देते हैं, और एक जो नॉर्मल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनके पैरेलल ही अर्थव्यवस्था में चलते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं छाया बैंकिंग। तो जो एनबीएफसी होते हैं, नॉन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होते हैं, वो जो है वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों में जो है मतलब पूरा उसको करते हैं, संपन्न करते हैं, तो शैडो बैंकिंग में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है, बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्सिंग करना। तो नहीं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसी द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, बी वाला ही सही है इसका। यही शैडो बैंकिंग कहलाती है। बैंक है नहीं, गैर बैंकिंग है, लिखा है गैर बैंकिंग है, मगर बैंक की तरह जब काम करने लगते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रतिछाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, अगला देखेंगे जब आएगा। तो जब आगे करंट अफेयर इस साल का हम लोग देखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें? तो विक्रय कर है, एक्साइज ड्यूटी। विक्रय कर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी और संपदा टैक्स है, या कैपिटल टैक्स है ये? तो कौन सा जो है इसमें है बताइए। तो कैपिटल टैक्स या संपदा टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट टैक्स होता है, डी आंसर सही है। बाकी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और विक्रय ड्यूटी जो है, विक्रय कर जो है, ये सारे जी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है। तो आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। मगर जो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है वो विक्रय कर है, एक्साइज ड्यूटी है, सीमा शुल्क है, और ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला है, किसी राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। तो किस राज्य के व्यापार का संचालन जो है भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? तो नागालैंड है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, असम है। तो उस समय रहा होगा तो जम्मू कश्मीर रहा होगा। ठीक है। मगर 2019 के बाद में जैसे जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 खत्म हो गई, उसके बाद से वहाँ भी लागू हो गया है। ठीक है। तो प्रश्नकाल जब के समय जो बी आंसर इसका सही था, मगर अभी इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अतः भारत सरकार की नीतियां अब वहाँ स्वतः लागू होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान कितना है? तो ग्रेच्युटी की सीमा कितना है? तो ग्रेच्युटी मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है और किसी नियोक्ता के यहाँ किसी कंपनी में लगातार 10 साल काम किया है, तो जब वो रिटायरमेंट लेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, उसी को ग्रेच्युटी कहते हैं। तो उसी में कितना इसमें है? तो उस जब क्वेश्चन पूछा था उस समय 10 लाख था, मगर जो भी वर्तमान में इसको 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में इसकी जो वो है 20 लाख है, पहले 10 लाख थी, वर्तमान में 20 लाख देगा उसको। ठीक है। तो यह अधिनियम जो है उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित करता है जिनमें एक ही नियोक्ता के पास ये 5 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दिए हैं। ठीक है। जो लागू होने वाली कंपनियां हैं जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हैं, तो वो कंपनी पे लागू है। ठीक है। ग्रेच्युटी की गणना कैसी होती है? तो ग्रेच्युटी की जो गणना होती है, कर्मचारी की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के रूप में की जाती है। यह 6 महीने में आंशिक वर्ष यह 6 महीने में आंशिक वर्ष के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 20 लाख कर दिया गया इसको। अगला क्वेश्चन है कि पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी
जो अक्षर हैं जैसे कि AFZPK 7190K, तो पी क्या दर्शाता है इसमें, पी पूछ रहा है कि क्या दर्शाता है ये जो पैन कार्ड में होता है। तो व्यक्तिगत, फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार, व्यक्तियों का समूह। तो क्या पी क्या दिखाता है, पी पर्सन दिखाता है, पर्सन। यह व्यक्तिगत को दर्शाता है। पैन के आरंभ में दिए गए 5 अंग्रेजी अक्षरों में जो पी है वो पर्सन या अक्षर व्यक्तिगत को दर्शाता है। चौथा अक्षर कार्ड धारक को तथा पांचवा जो अक्षर होता है कार्ड धारक के सरनेम को दर्शाता है। ठीक है। तो अस्थाई खाता संख्या या पैन भारत में एक 10 अंकीय वर्णनात्मक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन से गैस प्रयुक्त होती है। तो चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और नियॉन है। तो किसका यूज करते हैं सब करने के लिए, तो उसमें हीलियम का यूज होता है, बी आंसर सही है, हीलियम का यूज होता है। तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों पर दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, अगर वायुयान के उतरने एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट हो जाने का जो संभावना प्रबल होती है, तो नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नगण्य होती है। तो आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी हीलियम को माना है, किंतु संशोधन के बाद उसको सी कर दिया गया था, उसको बी माना था। वर्तमान इसका आंसर जो है, अब पूछेगा तो इसका नाइट्रोजन इसमें सी आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी वाला जो है नाइट्रोजन होगा इसका, हीलियम नहीं होगा। ठीक है, मगर कुंजी आई थी आंसर किया था तो उसमें हीलियम ही दिया था, मगर अब सी इसका आंसर नाइट्रोजन है। हवाई जहाजों के टायरों में कुछ चौड़े करने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, कारण क्या है, तो तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो कौन सा सही है बताना है, कौन सा सत्य है इसमें। तो तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का जो उत्पादन होता है निम्न होता है। तो यही बात, दूसरा गलत है, पहला ठीक है इसमें। तो एक सही है परंतु आर असत्य है, तो इसका सी आंसर सही है, सी वाला उत्तर ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, तो छठे में का ये सही था, दूसरा वाला गलत था, तो कौन सा होगा, बी आंसर होगा। तो तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे निद्रा में व्यवधान आता है। इसलिए थोड़े सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है और शरीर में पीनियल ग्रंथि द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। पीनियल ग्रंथि एक मटर के आकार की ग्रंथि होती है और मस्तिष्क के माध्यम मध्य से ठीक ऊपर स्थित होती है। तो पूरा ऐसा मामला है। ठीक है, समझिएगा इसको। अगला, लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है, फिनॉल से, एनिलीन से, कांगो रेड से, या इयोसिन से। डी आंसर से इयोसिन से बनाई जाती है। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा यौगिक जो संबंधित है उससे, भोपाल गैस त्रासदी। तो मिथाइल अल्कोहल है, फास्फीन है, मिथाइल आइसोसाइनेट है और मिथाइल एमाइन है। तो सी आंसर सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। 1984 में यह गैस रिसाव हुआ था भोपाल में। अगला, 69 की फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ कौन सा है। तो सोडियम थायोसल्फेट है, बोरेक्स है, सोडियम टेट्राथायोनेट है या अमोनियम मोलिब्डेट है। सोडियम थायोसल्फेट है, ये आंसर सही है इसमें, सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कौन से नमक को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में यूज नहीं करना चाहिए, तो आयोडीन नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक या संसाधित साधारण नमक। तो किसको नहीं यूज करना चाहिए, समुद्री नमक को नहीं करना चाहिए, बी आंसर सही है। समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन मानव के लिए घातक हो सकता है और समुद्र नमक के अधिक उपयोग से उच्च रक्तचाप और किडनी में दिक्कत हो सकती है। अगला है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक जो कपूर होता है किससे प्राप्त होता है, तो हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फेन से, चीन और जापान एक देशज वृक्ष से, अंडमान निकोबार निकट समुद्री ज्वारभाटा का अवसाद।
तो चीन और जापान के देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक, अगला है जिसका सी आंसर सत्य है। तो प्राकृतिक कपूर चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। कपूर के वृक्ष का वनस्पतिक नाम जो है सित्रामोमम कम्फोरा है। सित्रामोमम कम्फोरा एक सदाबहार वृक्ष है। यह मुख्यतः चीन में पाया जाता है, जहां से यह जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम दुनिया के बाकी देशों तक में पहुंचा है। भारत में कपूर के वृक्ष देहरादून, मैसूर और सहारनपुर व नीलगिरी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? तो वसा को, अंतःस्राव स्राव हार्मोन को, प्रोटीन को, विटामिन को। तो विटामिन कहते हैं, डी आंसर सही है। तो सहायक आहार कारक जो है वो विटामिन है। अगला, भोजन का एक प्रमुख अंग है, क्या है? तो स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है। तो क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट ठीक है, सी आंसर से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो नाखून में और बाल में कौन सा होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है, नहीं। किरेटिन होता है, बैसोप्रेसिन होता है, या ट्रिप्सिन होता है? तो इसमें किरेटिन होता है, ठीक है, बी आंसर सही है। तो नाखून में, बाल में, पशुओं के सींग में, खूर में, जो पशुओं का खूर होता है उनमें किरेटिन पाया जाता है, ठीक है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका जिसका कारण निम्नलिखित में से कौन या किसकी उपस्थिति से होता है? तो किसके कारण से जो गाय का दूध है थोड़ा पीला होता है? तो कैसीन से, लैक्टोज से, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन से, लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड से। तो सी आंसर सही है, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन से। कैसीन जो होता है उसके साथ साथ कैरोटीन भी इसमें होता है, तो इसका सी वाला आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो पर्यावरण में कौन सा ऐसा चीज है कि जिसका अपघटन हो जाता है? तो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, पारा है, रबर है। तो रबर का हो जाता है, डी ऐसा सही है। बाकी प्लास्टिक है, मरकरी है, पॉलीथीन का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत का जो ह्रास होता है उसके लिए कौन सी उत्तरदायी गैस है? तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs है वो, बी आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो प्रतिरक्षण या परसेंटेज के अनुसार वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आंसर सही है। सबसे अधिक नाइट्रोजन है, दूसरी बात 20% ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन जो है CO2 जो 0.03% और आर्गन 0.93% जो हाइड्रोजन है और कम पाई जाती है। तो इसका जो है 0.00005% पाई जाती है, ठीक है। 4 जीरो के बाद 5 आता है, इतना कम मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वन रोपण से। लकड़ी काटने से, ये सही है, वन उन्मूलन से या पेड़ काटना, ठीक है, ये आंसर सही है। बाकी सबसे जो है पारिस्थितिकी मजबूत होता है, जो 3 ऑप्शन और दिए हैं। 80 पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है? तो अपने क्रैश कोर्स में हमने इसको सबसे पहले इसी को बताया है कि पारिस्थितिकी में किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो जीव और वातावरण से, मनुष्य और वन से, मृदा और जल से, पति और पत्नी से। तो जीव और वातावरण से जो उसका संबंध होता है उसी को दर्शाया जाता है इसमें, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन कौन सही होगा? तो ए सही होगा, ठीक है। परिस्थिति को सर्वप्रथम जो है परिभाषित और विस्तृत रूप से जो जाता है जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को जाता है, जिसके बारे में हमने बात की थी क्रैश कोर्स में। जो एग्जाम में पूछेगा सीधे वही बात क्रैश कोर्स में की गई है, अगर आप उसको क्रैश कोर्स नहीं देखे हैं
मेरे चैनल पे जाके उसको देख लीजिए। तो एक सब्जेक्ट का डाला है, अब दूसरा भी बन रहा है तो उसको डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे सब्जेक्टों का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। तो उसको आप सब प्लेलिस्ट है आर ओ क्रैश कोर्स नाम से, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार जो वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, इन्होंने ही बताया था। अगला, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण मतलब मृदा का जो कटाव होता है, या मृदा का क्षरण हो रहा है, या उसका जो मृदा खराब हो रही है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं? तो सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वन रोपण से, अतिचरण से। तो सी से सही है, वन रोपण से रोक सकते हैं। सघन वर्षा से जो है मिट्टी धुलती है। वनों के विनाश से, जब वन का विनाश होता है तो मान लीजिए पेड़ है, उसकी जड़ें जो है मिट्टी को बहुत पकड़ी रहती हैं, जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती हैं, ठीक है। तो जब बाढ़ बाढ़ वगैरह भी आती है तो मृदा क्षरण को या मृदा के अपरदन को रोकती हैं, ठीक है। अतिचरण, तो जो घास होती है वो भी मृदा को बांधे रहती हैं, जब मगर अतिचारण हो जाता है, जब घास उस खत्म हो जाती है एरिया में, तो बारिश जब होती है तो सीधे जो है वो जमीन पर ही बूंदें गिरती है, जिससे कि ऊपरी मिट्टी का जो है बहाव होने लगता है, ठीक। तो इससे दिक्कत होती है। तो बस वनारोपण जो ऐसी स्थिति है जिससे मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो वृक्षारोपण, वनस्पति विशेष रूप से अधिक गहरी जड़ों वाली झाड़ियों को उगाकर पशुओं को चराए जाने से रोककर, नदियों के छोटे छोटे बांध बनाकर सस्यावर्तन या फसलों के चक्रीकरण से, स्थानांतरित कृषि को रोक कर, जो स्थानांतरित कृषि होती है कि एक जगह कृषि करने के बाद में फिर जाते हैं दूसरी एरिया में, वहाँ का जंगल और जो घास है साफ करते हैं, फिर खेती करते हैं, जब फिर से उर्वरकता खत्म हो जाती है उसकी उस जमीन की, तो फिर छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो वो जो है स्थानांतरित जो कृषि है उसको रोक के, ठीक है, ढलान वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखीय जुताई करके, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती करके, पवन की दिशा में समकोणीय जुताई, ये सब चीजें कर को किया जा सकता है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किन जिले से मिलती है? स्पर्श नहीं करती है पूछ रहा है, तो कौन कौन सा जिला है जो लखनऊ के साथ संपर्क नहीं है उसका? तो लखनऊ जो सीमा है वो हरदोई है, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव से मिलता है, ठीक है। इसमें बलिया से नहीं मिलता है, ये आंसर से बलिया से नहीं मिलता, बलिया से बहुत दूर है गोरखपुर। अगला है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इन झीलों में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है बताना है। तो बोलीविया का रेड लैगून, डोमिनिका की बाइलिंग झील, चीन का फाइव फ्लावर झील, क्रोएशिया की प्लिट प्लिटविस झील, तो कौन सा है? तो क्या लग रहा है आपको? तो जो बोलीविया की, ये डोमिनिका की वायलिंग झील है, बी आंसर सही है, ठीक है। ये जो है राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को द्वारा सन 1979 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। 1979 में विश्व धरोहर बनी थी ये। तो डोमिनिका की बाइलिंग झील है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास से, परमाणु निशस्त्रीकरण से, पेटेंट संरक्षण से, कृषि संबंधित परिधान से। तो एजेंडा 21 का मतलब है, इसमें जो 21 है वो 21वीं सदी को दिखाता है, ठीक है। 21वीं सदी में हम क्या क्या हमको करना है वही है। तो एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास संबंधी योजना है, जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा एजेंडा 21 कार्य को अपनाया गया था। यह जो है सतत विकास के लिए है, किस तरीके से हम कार्य करेंगे किस शताब्दी में। तो ये गैर बाध्यकारी था, ये आंसर इसका सही है, सतत विकास। अगला है कि जनरथ नाम दिया गया है। तो जनरथ बस चलती है, देखे होंगे, एसी बस है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो क्या सही है? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं, देश में यातायात सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा, भारत बांग्लादेश ये भी नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा, तो ये डी आंसर सही है, एसी बस सेवा है, इसे निम्न लागत पे है, कम लगता है पैसा इसमें, वोल्वो वगैरह से कम पैसा लगता है इसमें। अगला है, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमको बताना है कौन सा असत्य है। तो उस समय करंट अफेयर्स रहा होगा ये। तो पहला इसमें कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर जो है प्रति 1,000 संख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी।
उत्तर प्रदेश में जन्म दर जो है प्रति 1,000 संख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर जो है 25 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर जो है 30 से कम है। तो कौन सा इसमें असत्य है? तो पहला असत्य है इसमें, कम नहीं है। ठीक है, भारत की जन्म दर से कम नहीं है, अधिक है। ए आंसर इसका सही, यही गलत है, बाकी तीनों सत्य हैं। SRS बुलेटिन 2022 के अनुसार 2020 में उत्तर प्रदेश की जो जन्म दर थी 25.1 है, जो जबकि पूरे भारत की जो जन्म दर है 19.5 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही है, पूरे भारत की 19.5 है 2022 के आंकड़े के अनुसार। उत्तर प्रदेश की जन्म दर है जो भारत की पूरी जन्म दर से आगे है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में, तो करंट अफेयर है, ठीक है। इस साल अब का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, इस साल का उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे आता है, बताना है। तो अब जो है व्यापार कर, इसमें पूंजीकरण शुल्क है, व्यापार कर है, भूमि राजस्व है, संघीय एक्साइज ड्यूटी है। तो प्रश्नकाल के दौरान तो इसका बी आंसर था, व्यापार से, मगर जो है SGST से ज़्यादा आता है, SGST। वर्तमान में SGST से ज़्यादा आता है, जिसका 38.8% जो योगदान है। ठीक है, स्टेट GST जो है उससे आता है, इसमें समझ लीजिए, इसका स्टार लगा लीजिए, इसमें दिया ही नहीं है, तो GST उस समय आया नहीं, तो देगा कहाँ से। अगला है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, इसको पूछता है, नॉलेज पार्क कहाँ स्टेब्लिश है, तो ग्रेटर नोएडा में, डी आंसर सही है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र की गुणवत्ता पूर्ण संस्थाओं की सुविधाओं को उपलब्ध करने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है, तो मेरठ में है, बुलंदशहर में, लखनऊ में है, गोरखपुर में, तो लखनऊ में स्थित है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कृषि अनुसंधान परिषद जो है लखनऊ में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में है, फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, तो कहाँ पे है ये, तो मेरठ में है। ठीक है, आलूपुर, आलूपुर कह रहे हैं, आलू का अनुसंधान केंद्र, तो आलू का अनुसंधान केंद्र भारत के किस जिले में है, तो फर्रुखाबाद में नहीं है, कानपुर में नहीं, इलाहाबाद में, मेरठ में है, बी आंसर सत्य है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने में निम्नलिखित कौन से कारक सबसे अधिक प्रभावी हैं, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन से कारक जो है ज़्यादा जिम्मेदार हैं, तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्र का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसका जो है पहला ठीक है, कि उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश या कहीं देश के कहीं भी अधिक अनाज उत्पादन का कारण है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है, उस सूची में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है, तो किसका स्थान नहीं है बताना है हमको। तो उस समय तो इसमें बी था, इलाहाबाद नहीं है इसमें। ठीक है, बी आंसर सही है, और वर्तमान में इलाहाबाद में भी चलने की घोषणा कर दी गई है, तो इनमें से कोई नहीं इसमें होगा। ठीक है, वर्तमान में इलाहाबाद में चलने की घोषणा की गई है। अगला है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती कजरी का केंद्र का आयोजन किस शहर में करेगा, तो उसमें करंट अफेयर है, तो कब करेगा ये, प्रश्नकाल के दौरान ही। इलाहाबाद में चैती कजरी और केंद्र का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा था। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, चैती और कजरी केंद्र जो है वाराणसी में किया जा गया था। तो वर्तमान में अगर करंट अफेयर्स में रहेगा तो पूछ सकता है, तो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा। तो 10 से 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को बदलने से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो संख्या का वर्ग क्या होगा, संख्या का वर्ग 121 होगा, ये आंसर सही है। तो 10 और 50 के बीच में 11 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और जिसको अंक को हम बदलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 11 का वर्ग 121 होगा, ये आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसको, कह रहा है कि अक्षर ARENIJM, तो लुप्त जो पद है, लुप्त संख्या क्या है इसमें, तो ARENIJM है। तो अब देखते हैं कि कितना कितना ये आगे चल रहा है, तो ए से आर जाने में कितना लगता है,
ए आर ई है ना, ज़्यादा दूर हो जाता है। ए से ई जाने में कितना लगेगा, तो +4 बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ई से आई जाने में यहाँ भी +4 बढ़ेगा, और आई से एम जाने में +4 बढ़ेगा, ठीक है। और आर से एन जाने में -4, एन से जे जाने में -4 फिर से, और जे से -4 जब हम करेंगे तो ये एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ आंसर होगा इसका, ठीक है, डी आंसर सही होगा, एफ। तो दो तरीके से हमको देखना था, ठीक है। पहले ए से ई में वाले में देखना है, फिर बीच के छोड़ के देखना है, फिर आर के यहाँ से देखना है बीच में छोड़ के, तो इसे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही किया है तो इसका बी एफ आ गया है। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा मैथमेटिक्स में यम को पी से, ए को डी से, और टी को डब्लू से, और इसी प्रकार अन्य को बदल दिया जाता है, तो एम को पी से, ए को डी से, टी को डब्लू से, एन ओ पी, यम, एन ओ पी, दो को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें लगभग तीसरा जो स्थान बदल दिया जा रहा है, हर 3 स्थान तीसरी अक्षर आ जा रही है, तो यम क्या पी आ गया, फिर ए का तीसरा क्या होगा, बी सी, डी आ जाएगा, ठीक है, डी आ जाएगा। फिर से पूछ रहा नौवां अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवां अक्षर आई के बाद 3 कर देते हैं, आई के बाद +3 कर दीजिए, आई जे के एल, एल होगा, बी आंसर इसका सही होगा, एल आएगा। इस नौवें अक्षर का आई है ना, तो आई का +3 कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यही है, बी आंसर सत्य है। नौवां स्थान देखिए, इसमें भी एक्सप्लेनेशन में एल आया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये है, इस स्थान पे कौन सा संख्या आ गया, तो 5 7 9, 5 है 7 है उसका 9 हो गया है, 9 है 6 है 4 हो गया है, 36 है 36 है, तो ऊपर से आए तो 9 9 5 14, 36 हो गया है। 5 गुण 9, 5 5 9 45 -9 कितना हो जाएगा, 45 9 36 हो जाएगा ना, 9 से 15, हाँ 36 होगा, ठीक है। 7 गुणते 6, 7 छक 42 -6, 42 -6 कितना होगा, 42 -6 तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 9 गुणते 4 जो 36 -4 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर से 32 होगा इसका। तो क्या करना है, इसका और इसका गुणा करना है, फिर इसको घटा देना है। तो 5 और 9 का गुणा किए, फिर 9 उसमें से घटा दिए, फिर 7 और 6 का गुणा किए हैं, और फिर इसमें 6 घटा दिए, तो यही मामला पूरा करना है, तो आ जाएगा 32 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है, तो राम जो है उत्तर पश्चिम इधर 4 किलोमीटर पैदल चलता है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो उत्तर पश्चिम 4 किलो पैदल चलता है। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम चलता है, तो दक्षिण पश्चिम फिर चल रहा है 3 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम चलता है 3 किलोमीटर, ठीक है, जाता है। तो प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर पहचानना है, तो यहाँ 90 है, ठीक है। तो इस दूरी कर्ण को निकालना है, तो 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ये, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 3 9, 5 हो जाएगा। 5 इसकी 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूरी पे है ये, देखिए वैसे ही बनाया है, डी आंसर से 5 किलोमीटर, ठीक है। तो बस आपको डायरेक्शन याद रखनी है, उसके बाद कुल मामला सही हो जाएगा आपका। अगला, एक समय में केवल एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में लॉक को बैंक में बदला जा सकता है, तो कितने बाद में लॉक को बैंक में बदला जा सकता है, तो कितने परिवर्तन लगेंगे, तो एक बार हम लोग एल को बदलेंगे, एल को बी से रिप्लेस करेंगे तो एक बार ये हो जाएगा, ठीक है। और ओ को हम लोग ए से रिप्लेस करेंगे तो पहली बार ये हो गया, दूसरी बार में ओ को ए से रिप्लेस कर दिया हम लोग तो बा हो गया, सी को हम लोग एन से रिप्लेस कर दिए तो 3 बार हो गया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, और के तो के पहले से ही है तो के हो गया, तो बैंक हो गया। तो 1 2 3 3 बार में जो है
तीन परिवर्तन में ये बैंक बन जाएगा लॉक। ठीक है, डी आंसर सही है इसका, तीन परिवर्तन में। ठीक है, तो देख लीजिए पहले में इसने ओ को ए से बदला है, फिर एल को बी से बदला है, फिर सी को एन से बदला है। आप पहले ही सी को एन से कर सकते हैं, एल को बी से, कैसे भी करके आप बैंक बना सकते हैं इसको, 3 बार में ही बन जाएगा। अगला है, यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 9:30 प्रतीत होता है तो सही क्रम क्या है? तो दर्पण में जब देखेंगे तो उल्टा दिखता है, 9:30 आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि 9:30 हो रहा है, तो दर्पण में दिख रहा है, तो समय कितना हो रहा होगा? तो 4:30, 6:10, 2:30 या 6:30। दर्पण के लिए जो फार्मूला लगता है, क्या नाम है फार्मूले का? तो दर्पण में से समय को निकालने के लिए बड़ा फार्मूला भी होता है। एक साधारण चीज़ ये होती है कि आपको कुछ करना नहीं होता है, उसमें जो 12 होता है, 12 में से हमको जितना समय बताया उतना घटा देना होता है। ठीक है, तो समय आ जाता है, तो 12 में 9.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 9, 30, तो कितना आ जाएगा? 9 3 12 2 हो गया, और यहाँ से 30 आ जाएगा, तो 2:30 होगा। ठीक है, ए आंसर से 2:30 हो जाएगा। तो एक यदि एक दर्पण में देखने तक पर घड़ी में 9:30 बज रहा है तो सही समय ज्ञात करने के लिए हमको 12 में से 9 9:30 घटाना पड़ता है, तो 2:30 बज जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से इसमें विलुप्त पद हमको बताना है कि विलुप्त पद कौन सा है। तो 5 3 8 7 15, 15 6 दिया हुआ है, तो 6 हो गया, 17 21 16 10, 2 हो गया, 9 7 8 ये हो गया। तो इसको लाना कैसे आया है ये? तो 15 5 17 9 कितना होगा? 9 7 16 26 और 31 होगा, 21 3 24 7 ये भी 31 होगा, 16 24 7 31 होगा, 10 से 16 16 में कितना जोड़ें? 31 हो जाएगा, 15 जोड़ देंगे। ठीक है, सी आंसर सही होगा, बस जोड़ के हमको 31 लाना है, तो पहला जोड़ेंगे 31 हो गया, ये भी जोड़ें 31 आया टोटल, इसको जोड़ें 31 आएगा, तो इसमें क्या हम जोड़ेंगे? 31 आ जाता है, 15 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा? तो 2000 का 2/5 का 50% का 40% कितना होगा? यही कह रहा है हमको करने के लिए। ठीक है, तो टोटल कितने से निकाल सकते हैं हम लोग? तो इनसे इनसे ये कट गया, 4 है ना, तो ये भी कट गया, अब जो है 200 इधर हो गया। ठीक है, 5 चौके 20, 200, 2 दूनी के 400/5 हो गया। ठीक है, तो 400/5 हो गया, तो कितना चलेगा? 16 25, और फिर ये दो जो बचा, ये भी दो तो है, तो 800 हो जाएगा ये टोटल। तो 16 25 80, 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 होगा, डी आंसर सही होगा इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से बता देते हैं, 200 है, 2000 है, का 2/5 हम कर लिए, फिर से 50/100 कर लिए, 50% का, 40% का कर लिए 4/100, तो 4 जीरो नीचे है, तो 4 जीरो ऊपर से काट देते हैं, 3 जीरो यहाँ से कट गया और 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो पूरा एक खत्म हो गया, इसको कर दिए तो यहाँ 10 हो गया। ठीक है, अब ये दो बचा है, ये दो बचा है, ये 4 है, ये 10 है, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 2 दूनी के 4। ठीक है, 2 2 दूनी के 4 जो कि 16 और 10 है, तो 160 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा डी आंसर से 160 होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9/13 7/26 28/39 33/52 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो सबसे बड़ा भिन्न पहचानना है हमको, तो कैसे सबसे बड़ा भिन्न पहचानेंगे हम? तो देखेंगे हम कि 9 और 13 में कितना फर्क है? 4 का फर्क है। 26 और 17 में कितने का फर्क है? तो 7, उधर से 3 हो गया, 6 3 9 का फर्क है। 28 और 39 में कितने का फर्क है? तो 9, 1 और 8 9 का फर्क है। 33 और 52 में कितने का फर्क है? सबसे अधिक इसमें इसी में फर्क है, 33 और 52 में। इसमें भी
20 या 19 का फर्क है इसमें। इसमें 11 का फर्क है ना। 9 2 11, हाँ। तो सबका अलग अलग भाग देंगे तो इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, और इसका वाला ये आएगा। सबसे बड़ा इसमें 71 आ रहा है, 28/39। तो सी आंसर सही होगा, 28/39 सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है। कोई ट्रिक होगा तो आप ट्रिक लगा लीजिएगा, मगर भाग देने से हम लगाए हैं, भाग दे दे के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह, या एक काम और कर सकते हैं, जैसे इसमें किया है, इसमें एलसीएम ले लिया है ऊपर वाले का। ठीक है। तो एलसीएम 9 का, 17 का, 28 का, नहीं 13 का, 26 का, 29 का, 52 का लघुत्तम इसने ले लिया है। एलसीएम जब लिया है तो 156 लघुत्तम आ गया है। तो बेस सबका बराबर कर लिया। ठीक है। ऊपर भी गुणा कर लिया है। तो जैसे मान लीजिए 13 है, तो 156 में 13 9 156 आता है, तो 9 से गुणा कर दिया है। फिर 156 बनाने के लिए फिर जो है 17 में 6 से गुणा कर दिया है। ठीक है। तो एलसीएम वाला जो मामला है उसको ऊपर उतने से गुणा कर दिया गया है। ठीक। तो 33 तियाँ 52 तियाँ कितना होता है? 52 गुणते 3, 3 दूनी के 6, 3 बचे 156 होता है 52 तिहाई। तो ये 3 का गुणा यहाँ पे किया है, देखिए। तो 52 में 3 का गुणा करेंगे, 156 में अगर हम 52 से भाग देते हैं 3 बार जाएगा। ठीक है। तो ये 3 से यहाँ गुणा कर दिया गया है। अगर 156 में 29 से भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे कर दिया गया है। 156 में अगर हम 26 का भाग देते हैं तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ गुणा कर दिया गया है। तो इतना गुणा करके जब गुणा कर दिया गया तो 108 आया, 102 आया, 112 आया, 99 आया। तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है इसमें? तो यही वाला 112 आ रहा है, तो सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है। अंश में जितना जो सबसे बड़ा आएगा उसी का जो है सबसे बड़ा होगा। तो 28/39 सबसे बड़ा है। तो इस तरह से इसने एलसीएम से निकाला है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न हमको बताना है कौन सा है। तो 3 11 13 17, तो ये प्राइम नंबर है। 7 14, इसमें प्राइम नंबर नहीं है। 14 जो डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइड हो जाएगा। 3 5 41 17, ये प्राइम है, ये भी पूरा प्राइम है, ये भी पूरा प्राइम है। बी आंसर सही है इसका। इसमें जो भाज्य संख्या दे दिया 14 और 18 भी सम संख्याएं ले लिया है, तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अगला है, तो -100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या होगी। तो माइनस नहीं है, 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, तो 100 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 7 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, फिर सीधे 20 से होगा, फिर 30 से भी नहीं होगा, 25 से होगा, फिर 50 से हो जाएगा, फिर 50 के बाद अब सीधे 100 से होगा, 100 विभाजित। तो योग पूछा है इसका, तो योग कितना हो जाएगा? तो सबका जोड़ देते हैं, तो 100 150 ना, 100 50 4 5 2, ठीक है, 217 हो गया। डी आंसर सही होगा, 217। डी वाला आंसर सही है। तो उसके जो है कौन कौन डिविजिबल किससे किससे, उसी को बस करके जोड़ देना है। ठीक है, 217 आ जाएगा। अगला है प्लस और भागे दो तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 + 4 इंटू इतना का मान कितना होगा? तो करना ऐसे हमको कि 8 भागे को प्लस को भागे से कर देना है। ठीक है। तो 8 प्लस को भागा हो जाएगा 4। ठीक है। और इंटू 5 को 2 से बदल देना है, इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 5 की जगह 2 हो गया है। 2 तो पहले से था यहाँ पे, तो 2 हो गया, माइनस 2 को 5 कर देना ना, ये 5 हो गया। 2 को 5, 2 और 5 को आपस में बदल देना है, तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, -3 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणते 2 + 5 - 3 कितना आ जाएगा? तो 9 - 3 को 6 आ गया। ठीक है, 6 आंसर आएगा इसका, सी आंसर आएगा 6। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल देता है हल्का फुल्का, तो उसको देख लीजिएगा कैसे हो सॉल्व हो रहा है। अगला है XBZ YDY और TFX और RH W। तो अगला कम पद क्या होगा इसमें? ठीक है। तो XB
जेड और भी डी वाई, तो कितने का इसमें चल रहा है? तो यक्स के यहाँ जाएंगे, यक्स से भी में जाएंगे तो -2 जाना पड़ेगा हमको। बी से डी में जाएंगे तो बी सी डी +2 जाना पड़ेगा। और जेड से हम वाई में जाएंगे तो -1 जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम इसमें चले जाते हैं सीधे, सब उसी वही पैटर्न बनेगा। तो आर से हमको -2 में जाना है। तो जब आर से -2 में जाएंगे तो कितने में जाएंगे? तो पी हो जाएगा, आर से -2 पी हो गया। और एच +2 में जाना है हमको, एच से +2 में जाएंगे तो जे हो जाएगा। ठीक है। डब्लू से -2 में जाएंगे, जब हम डब्लू से -1 में जाएंगे, -1 है ना, ये -1 में जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो भी हो जाएगा। तो पी जे भी होगा इसका, पी जे बी आंसर इसका सही होगा, पी जे भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी आयत के क्षेत्रफल की लंबाई 50% बढ़ा दी गई। यदि किसी आयत के क्षेत्र की जो लंबाई है 50% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? तो मान लेते हैं लंबाई x है। ठीक है, लंबाई जो है x है और चौड़ाई जो है y है। ठीक है। तो प्रश्न अनुसार इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा x × y। ठीक। अब कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई को कितना कर दिया जाए? तो 50% बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई 50% बढ़ाने का मतलब है कि 3x/2 कर देना। मतलब 100 x + 50 x/100। ठीक है। तो 5 2 हो गया, 2 एकम 2 1 3/3 x/2 हो गया। तो यही हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, 3x/2 हो जाएगा। ठीक है। 50% बढ़ाने पर 3x/2 हो गया। और इसको 20% बढ़ा दिया है। चौड़ाई को उसने क्या किया? 20% बढ़ा दिया। तो चौड़ाई को 20% बढ़ाएंगे चौड़ाई को, तो वाई में कितना हो जाएगा? 6y/5 हो जाएगा ये। ठीक। 20% बढ़ाने पर 6y/5 होता है। तो अब कह रहा है कि कितना परिवर्तन हो जाएगा दोनों में? तो 3 दूनी के 6 दूनी के 12 हो जाएगा, बटे 10 हो गया, x × y हो गया। जब ये दोनों गुणा करेंगे तो यही होगा ना। तो काट देते हैं इसका 2 से, तो 6/5 हो गया। तो कितना होगा? 3 वो 36 18 होगा ना भाई, ये 18 होगा, तो 9 हो जाएगा, 9/5 होगा। तो 9/5 गुना, ए आंसर सही है इसका, 9/5 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9/5 गुना इसमें भी आया है, देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 5 10 15 तथा x का औसत 20 है, तो x का मान क्या है? 1 2 3 4। तो 5 + 10 + 15 + x/5 का एवरेज 20 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? तो 15 5 20 30, यक्स बराबर 100, तो यक्स बराबर हो गया 70। 70, 1 2 3 4, 4 ही है ना, 1 2 3 4 है भाई, 5 कर दिए हैं, 4 हो गए। तो 4 दूनी के 8, 80 हो जाएगा। 80 में से अगर 30 हम निकाल देते हैं तो 50 बचेगा। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। ये 4 होगा, 4 ही संख्या ना, 1 2 3 4 है, तो 50 बचेगा, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, समसामयिकी है। तो समसामयिकी नहीं देखेंगे हम लोग, समसामयिकी अगले में देखेंगे। ठीक है। तो पुरस्कार से पूछता है, बस हमको ये पैटर्न पहचानना कि पुरस्कार पूछता है, पुरस्कार हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और जो है, जहाँ जहाँ आयोजित होने वाली आपदा जोखिम न्यूनीकरण का जो एशियाई मंत्रिमंडल सम्मेलन जो होता है उसको भी पूछता है, इसे मामला हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। ये सब करंट अफेयर्स है। ये इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य पक्षी के रूप में घरेलू गौरैया को घोषित किया है अपना राज्य पक्षी? तो किसने किया है? तो ये जो है दिल्ली ने किया था, सी आंसर सही है। अगला, प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ अली केचेरी का निधन हो गया। तो ये तो करंट अफेयर्स था। प्रसिद्ध व्यक्तित्व निधन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, और करंट अफेयर्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है? तो भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है। भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र की थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? क्या है? तो शेर है कि चीता है? बताइए। तो शेर है कि चीता? चीता है। तो शेर है, आंसर सही है, लोगों में देखे होंगे। ये सब करंट अफेयर्स से छोड़ देते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये पूछा किसको मिला है?
तो उसमें शशि कपूर को मिला था। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सब करंट अफेयर्स है उस समय का। टाइम्स की विश्व रैंकिंग 15 है। नैना नाम का शहर। चलिए पूरा एक करंट अफेयर्स ही है, ठीक है। केंद्र सरकार की मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, हाँ ठीक है, ये पूछ सकता है। केंद्र सरकार की जो मिशन इंद्रधनुष है किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो दलहन से 7 टीका निवारीकरण रोग के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, तो ये बी वाला सत्य है इसका जो है। ये है टीकाकरण से संबंधित है। तो इसमें जो रोग है उनका यूपीएससी में एक आध दो बार क्वेश्चन पूछा। तो हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा है। तो इनको याद रखिए बीमारियों का, 7 बीमारियों के बारे में टीका लगता है इसमें मिशन इंद्रधनुष में। टाइलर पुरस्कार पूछा, तो टाइलर पुरस्कार इस बार हम लोग पढ़ लेंगे। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय में फैसले में जो है आईटी एक्ट 2000 का, जो आईटी एक्ट है 2000 का, उसकी धारा 66 21 का उल्लंघन करती है। तो आर्टिकल 20 का, 19 का, 14 का, 25 का, तो आर्टिकल 19 ए का करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख वो करती है। बी आंसर सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य भी है करंट अफेयर्स, ये है, देखते हैं। विविध है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेटी स्पीकर्स पर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक भी पूछता है, इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो मीरा कुमारी इसको लिखी थी उस समय, तो इसीलिए पूछा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं संस्थाएं भारत में कार्य करती हैं? तो बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्य करती, तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉर्पोरेशन, गेस्ट किन एंड विलियम्स फार्मा, एलजी। तो कौन कौन काम करती हैं भारत में भाई? तो सैमसंग कॉर्पोरेशन काम करती है, और गेस्ट एंड किन्स जो है ये नहीं काम करती, एलजी काम करती है। तो सैमसंग एलजी काम करती है, 2 4 सही है, इसका बी आंसर सही है। अगला, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो नाटी है, लोहो है, बम्बू नृत्य है, या खानटून नृत्य है। तो जो नाटी जो मेघालय का जो नृत्य है वो लोहो है, बी आंसर सही है। तो मेघालय की जनजातियां जो जयंती जनजातियां हैं उनका प्रचलित नृत्य लोहो है। नाटी हिमाचल प्रदेश का है, अब बम्बू नृत्य जो है मिजोरम का है। खानटून जो या खनतुम जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का है। तो फॉक डांस है वहाँ के, लोकल डांस है। अगला, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछ चुका है। चित्रकूट में, सहारनपुर, कानपुर, या लखनऊ में? तो लखनऊ में है, डी आंसर सही है, कई बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। अगला है, किसी फार्मा के चल रहे लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? किसी फार्म मतलब खेत में चल रहे लागत पूंजी में क्या शामिल है? तो बीज है, उर्वरक है, सिंचाई है, भू राजस्व है। क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है ये? तो बीज, सिंचाई, उर्वरक, भू राजस्व नहीं शामिल है इसमें, ठीक है। बीज से सही है, नहीं तो लागत में तो बीज भी लगता है, उर्वरक भी लगता है, सिंचाई जल भी लगता है, ये सब लागत में आता है। अगला है, भारत में किसने आदमी आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो सर चार्ल्स वुड ने, लॉर्ड मैकाले ने, जेम्स बिल्सन ने, विलियम जोन्स ने। तो जेम्स बिल्सन ने की थी, सी आंसर सही है। भारत में आमदनी पर या आय पर कर जो शुरुआत की थी 1860 में शुरू हो गया था ये टैक्स लगना, इनकम टैक्स। और शास्त्री जेम्स विलियम ने इसको शुरुआत की थी 1860 में। लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लखनऊ बाय पुस्तक कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली और विनोद मेहता, नूरुल हसन। तो विनोद मेहता ने लिखा था, सी आंसर सही है, विनोद मेहता ने। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया गया? तो उस समय ड्रोन यूज करना एक चुनौती थी। चुनौती मतलब कि एक माइलस्टोन था, मगर अब तो हर जगह हो जा रहा है। तो बांदीपुर ने की थी उस समय, कर्नाटक का, ये आंसर सही है। अगला, मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो मीठी बिरदी किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है बताना है आप। यूएसए के सहयोग से, ए आंसर सही है। तो देख लेते हैं ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है। तो गुजरात में स्टैब्लिश हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो जो कुडनकुलम है तमिलनाडु, रूस के सहयोग से। जैतापुर है महाराष्ट्र के, फ्रांस में सहयोग से। कोवाड़ा है आंध्र प्रदेश में, यूएसए के सहयोग से। हरिपुर है पश्चिम बंगाल, रूस के संबंध से, ठीक है। तो ये 140 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। इसमें जो करंट अफेयर्स के थे जो काम योग्य नहीं थे उसको हमने छोड़ दिया है, तो उसके लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी कराया जाएगा इसका।
2-3 महीने का, 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछता है, लगभग 6 महीने के आसपास करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।